1995 से इन्होंने हम पूरे इंडस्ट्रियल वर्कर का मामला है, पूरे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के भारत में जितना वर्क फोर्स है वो पूरा वर्क फोर्स इसमें आता है। फिर उसमें बीड़ी कामगार से लेके आरटीसी से लेके रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से सारे कॉर्पोरेशन बोर्ड्स, उसके अलावा जितना कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आपके बच्चे आज काम करते होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो कॉर्पोरेट सेक्टर, जितना कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव बैंक्स, कृषि मंडी, ये सारी चीजें, लोग चाय बागान, ये सारे लोग इस स्कीम में आते हैं और पीएसयूज तक इस स्कीम में आती है। लाइक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शिपयार्ड्स, उसके बाद ONGC, BEML, BEL, BHEL, ये सारे लोग इस स्कीम में आते हैं। कहने का मतलब जहां भी 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो मालिक उसके लिए पैसा भरता है प्रोविडेंट फंड में 12%। आप सबका भी भरा होगा और ये सभी को लागू है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई छूटा नहीं है। आपको बता दूं, क्योंकि आपको भी लोग पूछेंगे, आप सभी यहाँ तक आए, मतलब मेरे लिए तो आप नेता ही हैं, तो लोग आपको पूछेंगे 78 लाख लोग हमारे रिटायर्ड है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले EPS 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक नया अपडेट, नई जानकारी। इसके अंदर कमांडर अशोक रावत जी ने NSE के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत तगड़े संघर्ष के लिए कर रहे हैं और बहुत बड़े अध्यक्ष पद पर है NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति पर। उन्होंने यहाँ पर लाइव इंटरव्यू में आकर की बातें कही है और कहा है कि EPS 95 पेंशन किस किस लोगों को मिलती है और ये कब से लागू हुई थी और यहाँ पर अब आपका जो पेंशन है इसकी जो बढ़ोतरी है कब तक हो पाएगी, वो सभी बातें उन्होंने क्लियर करी थी। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि कहा था कि अगर आप हमारा साथ दोगे, जितने भी तुम EPS 95 पेंशन धारक हो, अगर आप हमारा साथ दोगे, हर जगह हर मीटिंग में अगर आप पधारोगे तो अच्छा है और ये हमारा जो संघर्ष है यह सही से काम करेगा और हमारी पेंशन बढ़ोतरी जल्द ही हो पाएगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ लोग तो मजबूर है क्योंकि उन्हों को चलना फिरना बंद है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन उनके साथ साथ आप बीमार नहीं हो, क्योंकि अगर आप फिट हो तो हमारा साथ जरूर दीजिए, तभी हम संघर्ष को, ताकत को बढ़ावा देंगे और हमारी EPS 95 पेंशन वृद्धि जल्द हो पाएगी। तो चलिए उनकी आवाज़ में आपको लाइव सुनाते हैं इंटरव्यू को। और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। 7.5 करोड़ लोग अंशदान कर रहे हैं, जो कार्यरत है अंशदान कर रहे हैं, जैसे आप कार्यरत थे। और पूरे भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो स्कोप है वो है 29.88 करोड़, ऑलमोस्ट 30 करोड़। इतना बड़ा वर्कफोर्स है जिसके लिए स्कीम लागू है। उसमें 7.5 करोड़ लोगों ने अपना ही, बाकी लोगों को स्कीम में अभी तक लाया नहीं गया। तारीख में वैल्यूएशन देखा जाए तो आपका वैल्यूएशन जो सरकार के पास पड़ा है वो हर एक का कम से कम 20 लाख रुपया है। तो 20 लाख रुपया आपको वापस मिलना चाहिए था, बैंक में होता तो, और उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलना चाहिए था। आज पूरे भारत में आपको आश्चर्य होगा कि एवरेज पेंशन है वो 1171 रुपया है। मतलब आप 60 साल के 58 साल की उम्र में 1171 रुपया लेके आपको जीना है अपनी पत्नी के साथ, इसका सीधा अर्थ है। तो ये समस्या, और फिर जो 20 लाख रुपए आपके हैं, प्लीज बात न जाए, जो 20 लाख रुपए आपके हैं वो कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। 2008 में ये निर्णय लिया गया। पहले स्कीम में प्रोविजन था, इस स्कीम में ये प्रोविजन था, आप अगर पढ़ेंगे स्कीम का जो डॉक्यूमेंट, ये स्कीम आपको, और एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा है, ये स्कीम आपको सरकारी कर्मचारियों के से 10% ज्यादा पेंशन देगी। लेकिन 10% तो छोड़िए, उसके 10% भी ये पेंशन नहीं है। इसलिए ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई के अन्य कारण मैं बताता हूं आपको। जब कोई बूढ़े होने के बाद अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो आज हम जिस घर में कभी मालिक हुआ करते थे, जिस घर का दातृत्व तो हमारे पास था, आज उस घर में हम लाचार हैं। चाहे हमारा बेटा कितना भी अच्छा हो रहा हो, लेकिन हाथ हमको फैलाना पड़ता है। जो हाथ देना जानता था
उस हाथ को आज आपको फैलाना पड़ रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है, ये केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं। तो इसको बदलना है। अभी आप देखिए, हमारी संस्कृति जो है हमारे देश की, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, तो कहाँ है अभी? जब माता पिता की इज्जत घर में भी नहीं है, 1000 रुपए लाने वाले की कौन इज्जत करता है भाई? 50,000 लाते थे तो पहले आपको खाना मिलता था गरम गरम, उसमें घी भी मिलता था। अभी तो कौन से मंदिर में बैठे ढूंढना पड़ता है, उसके टाइम पे नहीं आ सकते या खाने के लिए ढूंढना पड़ता है। और अगर आपकी बहू आपके सामने थाली भी पटकती है तो आपकी हिम्मत नहीं उसको कह देगी कि बेटी ये ऐसा नहीं करते। ये सच बात है। आप चाहे जो कितने बड़े आदमी हो, लेकिन आपकी खुद की आमदनी इतनी कम है कि आपकी नाती अगर आपके पास दौड़ के आती है तो आपके 500 रुपए देके उसको फ्रॉक के लिए कोई गिफ्ट देने की आपकी ताकत नहीं है। इससे परिणाम ये होता है कि जो पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का कनेक्शन होता है, हम सबने अपने दादा दादी नाना नानी से कुछ सीखा है। माँ बाप तो काम पे जाते हैं, सीखा तो उनसे। हमारी संस्कृति का वहन ऐसे ही होता है, पहली पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। अभी पहली पीढ़ी को इतना उन्होंने क्या बोलते लाचार बना दिया, गरीब बना दिया कि वो तीसरी पीढ़ी पास में आती ही नहीं। बोलते ये तो चॉकलेट भी नहीं दे सकते, 2 ज्ञान ही बांटते, बस ज्ञान बांटते। बराबर है कि झूठे? बराबर है ना? कौन जाएगा दादा? जो दादा के पास खुद कुछ नहीं है, वो नाती को कुछ दे नहीं सकता, उसको बुलाया भी तो भाग जाएगी, बोले बुढ़ा सारा ज्ञान नहीं देता रहता है। ये बता रहा हूं मैं, ये सब तरफ सच है। और मुझे नहीं, हम सबको आश्चर्य इस बात का है कि हम सब्जी मंडी में जाते हैं, कोई 10 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, अगर उसने थोड़ी डंडी मार के कम दे दी, हम उससे लड़ पड़ते हैं। क्यों? वो 2 रुपए की बात नहीं होती, वो मुझे चीट किया है बात होती, मुझे धोखा दिया इसने, बराबर तोला नहीं। बराबर है ना? अब यहां तो हमारे पूरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ भाई, पूरे जिंदगी के साथ। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है, हमने सभी तरह की मिट्टी की, मैं आपको बता दूं, इस संघर्ष में 8 साल का संघर्ष है, पूरे देश के लोग इसमें हैं। हमारी ताकत कम पड़ती है क्योंकि हमारे पास आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, हम घूम चल फिर नहीं सकते, हमारे हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं जो वृद्धावस्था के होते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, आधा घंटा बैठक की, उन्होंने पूरा मामला सुनने के बाद बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये काम होना ही चाहिए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बुलाया, बोले इनका ये लिख लो क्या है और ये होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं अपने देश में ब्यूरोक्रेसी बहुत ही बेकार चीज है, बहुत क्रूर लोग हैं। एक टेबल से दूसरे टेबल में फाइल जाने में भी टाइम लगता है, महीनों लगते हैं। अंग्रेजों की बनाई सिस्टम है, उनके सुविधा के लिए बनाई थी, वो आज हमारी दुविधा के लिए चल रही है। तो उसके बाद वित्त मंत्री ने 2 बार बुलाया, 2 बार हमारी चर्चा हुई, अभी तो 30 अगस्त को हुई। उन्होंने ट्विटर पे भी डाला आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कि मैं कमांडर अशोक राउत और एनएसी के टीम से मिली और उन्होंने भी आश्वासित किया। पहले उनका ये मानना था कि तुम्हारा सेल्फ फंडेड स्कीम है, तुम तुम्हारा देख लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट गिव एनीथिंग। अभी वो कम से कम ये बोलने लगे कि यस यू हैव जेन्युइन पॉइंट्स एंड वी विल थिंक ओवर इट। याद अभी फिर ईपीएफओ से सीपीएफसी से कई बार चर्चाएं हुई, कई बार श्यामला जी भी हमारे साथ थे, डंगवाल सर थे। तो ये चर्चाओं में ये हुआ कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको हमने पहले एक लेवल पे लाया। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक पद होता है, उससे हमारी बैठक हुई। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी एंड लेबर सेक्रेटरी, ये ब्यूरोक्रेसी के टॉप लीडरशिप से हमारी चर्चा हुई, पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप से हमारी चर्चा हुई, संगठन की चर्चा हुई और सबने ये निष्कर्ष निकाला कि ये काम होना चाहिए। अभी फिर काम तो हो नहीं रहा है, होना चाहिए तो सब बोल रहे हैं। अच्छा, इस मुद्दे को हम इतने 8 सालों से कितने लोगों से मिले, ऐसा मंत्री नहीं, ऐसा एक भी हमने
दरवाजा नहीं छोड़ा जहां हमने माथा नहीं टेका या जहां नाक नहीं रगड़ा, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसके 2-3 कारण है। एक तो हम पॉलिटिकल ताकत दिखाने में कम पड़ते हैं, सब बिखरे हुए हैं। अभी आप भी यहाँ देखो, कोई एफसीआई से होगा, कोई दूसरे कारपोरेशन से होगा, कोई टी स्टेट से होगा, कोई टूरिज्म से होगा, और आप लोगों का इकट्ठा आना मुश्किल हो जाता है। अभी इस ये मामले में लोग इकट्ठा आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो अभी जो भी समस्या है उसके लिए अभी पॉलिटिकल दबाव हम तैयार करने में सक्षम हो रहे हैं। इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन में यू विल नॉट बिलीव, महाराष्ट्र में 13 लाख लोग रिटायर्ड है एनएससी के। 13 लाख ईपीएस 95 के 13 लाख लोगों का 5 का भी परिवार पकड़ो, क्योंकि दुख तो सबको है ना। ये तो 65 लाख वोट है और 1.5 करोड़ कर्मचारी महाराष्ट्र में अकेले अंशदान करने वाले हैं। उनमें से आप 10% पकड़ो जो इन्फ्लुएंस, क्योंकि जवानी में तो आदमी हवा को भी लाते मारते चलता है, तो 10% ही पकड़ो जो समझदार है, सुनेंगे, जो रिटायर होने के फेज में है। तो आपकी ताकत, आपकी एनएसी की ताकत महाराष्ट्र में कम से कम 1.25 करोड़ वोट शिफ्ट करने की है। और जो सरकारें बनती है वो बनती है 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख। तो अभी ये ताकत हमने लगाई और हम सब लोग थे जब हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि अभी हम अपना काम एग्रेसिव तरीके से करेंगे। तो जंतर मंतर से हमने ये ऐलान किया कि जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। बीजेपी को क्लियर मैसेज दिया हमने, आप हमारा काम करो, आपको चुन के लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और अगर हमारा काम नहीं किया तो आपको पैदल चलाने में हम ही लगाएंगे। ये उनको हमने बोल दिया। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, ना कोई ट्रेड यूनियन से एफिलिएटेड है। ये केवल सामाजिक कार्य के लिए है, और वो भी रिटायर्ड लोगों का ईपीएस 95 के पेंशन का मुद्दा हल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि देश का बुजुर्ग, देश का बाप भूखा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसका मान सम्मान उसके घर में बढ़ना चाहिए, उसके गली में बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो गया तो लोग मुझे लांग के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारी संस्कृति में अगर किसी को पैर गलती से लग गया तो 3 बार पैर पड़ लेते हैं। ये तो लांग के जाते, कोई पूछता नहीं हमको। हम चाहते हैं कि ये ताकत इतनी बढ़े कि कल को किसी को इलेक्शन में भी खड़ा है तो आपकी परमिशन के बगैर, आपके पैर पड़े बगैर उसकी जीत निश्चित ना हो। ये ताकत आपको हम देना है। पूरे भारत के वृद्ध समाज, ज्येष्ठ समाज, उसको ये ताकत मिलनी चाहिए। तब उसका वजन घर में बढ़ेगा, गली में बढ़ेगा। ऐसे कोई भी हमें लात मार के चला जाए या हमें लांग के चला जाए, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये संगठन कार्यरत है। लॉन्ग टर्म गोल हमारा वही है, व्यवस्था परिवर्तन का गोल है। और अभी जो कर रहे हैं ये हमारी पहली समस्या है। और मैं आपको बता दूं, हमारे महासचिव जी को मैंने दिल्ली में इधर ना आने के लिए बोल के दिल्ली में भेजा है, और वो वहां पे कल परसों से विचार कर रहे हैं, नड्डा जी को मिलने का विचार कर रहे हैं। वो यही बताने गए हैं कि देखो भाई, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अब कर सको तो करो, नहीं तो महाराष्ट्र भूल जाओ। स्पष्टतया कह रहे हैं। और ये कहने का, ये कॉन्फिडेंस होने का कारण संगठन मजबूत है महाराष्ट्र में। अभी आप देखेंगे जितने दक्षिण भारत के राज्य हैं, उत्तर भारत के राज्य, कल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में थे, परसों उत्तर प्रदेश में थे, और उसके पहले उत्तर प्रदेश, सभाएं भर के हो रही है। लोग इतने जागरूक हो गए कि अभी सरकार को भी उसकी दखल लेनी पड़ेगी और हमारा काम करना पड़ेगा। ये बात हमें, अभी सीबीटी मेंबर है हमारे, मतलब ये काम को सराहते हैं सभी लोग, तो इसलिए बात भी करते हैं। उन्होंने बोला सरकार वार रूटीन पे काम कर रही है। तो मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि चिंता न करें, आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। कितना होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा संगठन कितना बड़ा है। ये आपको बताना चाहता हूँ।
दूसरी बात मैं आपको हृदय से कहना चाहता हूँ कि ये काम ऐसा है कि जो आप यहाँ पे आए, आप इसलिए आए कि आपके पास कुछ पैसे थे, कुछ समय था, कुछ लगन थी, आप आ गए। ऐसे कई लोग हैं कि उनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो नहीं आ सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं, समय नहीं, या तबीयत खराब है, जो भी, या तो फिर अहंकार है, सबको मिलेगी तो मेरे को मिलेगी, ऐसे भी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लोग दुर्बल है, ये अहंकारी लोग भी दुर्बल ही है, वो सबसे ज्यादा दुर्बल है कि सबको मिलेगी तो मुझे मिलेगी, क्या जा रहा है, छोड़ो यार, कौन है वो, इस टाइप का कर सकते हैं। लेकिन आपको उनको भी उनकी वीकनेस है ये समझ के उनके पास जाओ। मेरे को कई लोग बोलते हैं, भाई राउत साहब को क्या अभी बोला, श्यामलाल जी ने मेरी पेंशन ही बता दी पूरी। राउत साहब को बहुत पेंशन है पेंशन उतनी नहीं जितने आपने बताई, लेकिन है बहुत सारी। तो इनको क्या करना है भाई, एक साथ काम करके क्या मिल रहा है इनको क्या लीडरशिप चमकानी है क्या, इनको क्या नेता बनना है क्या, ऐसे लोग बोलते हैं। क्योंकि ये बोलना साहजिक है, क्योंकि हमारा अब तक का जो भी व्यवहार हम जिंदगी में देखे वो लेन देन है कि भाई कुछ दो तो कुछ लो, हम 1500 रुपए लाडली बहन को देंगे तो तुम वोट दो, व्यवहार ही है ना। मतलब खुलेआम करप्शन बोलते उसको कि स्टेज पर से चेक बांटेंगे, पहले घर में जाके चुपके से देते थे, अभी स्टेज पर से बांटेंगे। जो भी है, देश हमारा है, सिस्टम भी हमारी है, चेंज भी अपनी को करनी है। तो मैं ये कहता हूं कि सारे रिलेशन लेन देन के नहीं होते। तो राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को वनवास हुआ था क्या? नहीं हुआ ना, बोलो। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण को नहीं हुआ। फिर भी लक्ष्मण 14 साल श्री राम जी के साथ गया, उनकी हर लड़ाई लड़ी और उनको अयोध्या और सीता जिता दी। हमारे कमांडर साहब भी इधर तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारे राम हैं और हम सब आपके लक्ष्मण हैं। राम जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये रिलेशन भी होता है, आप हमारे राम हैं, हम आपके लक्ष्मण हैं। अब हम राम तो नहीं बन सकते हो भगवान की, लेकिन लक्ष्मण बनने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं लक्ष्मण बन सकता हूं, आपको भी लक्ष्मण बनना है। उन रामों का जो आपके यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, उनका भी भला करो। क्योंकि अभी हमारे को ईश्वर ने ब्रैकेट दिया है अगले 5-10 साल का, उसमें जितना अच्छा कर सकता है करें। यहाँ पेंशन तो मिलेगी, लेकिन हमारा अगला प्रवास भी बहुत अच्छा होगा, ये कहना चाहता हूँ। इसलिए आप सब लोग, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बड़े बड़े लोग हैं, आपने जमाना देखा है और आप कुछ करें। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, बहुत बड़े नारे देने नहीं, बहुत दौड़ना भागना नहीं, लेकिन एक समिति बनाइए। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, बनते हैं, और तय दिल से करिए। और जिस दिन आपको लगे भाई मैं नहीं कर सकता, किसी और का हैंडल कर दीजिए, लेकिन ये जोत जलनी चाहिए। अगर ये नहीं जलेगी तो हमारा होने का कोई फायदा नहीं। समस्या लेके बैठेंगे, हम जितने भी लोगों को मिले, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, हमने समस्या तो बताई, समस्या के साथ उसके 4 समाधान बताए कि ये कैसे हल हो सकता है। ये हमने ये नहीं बोला ये हल करो, हमने बोला ये प्रश्न है, उसके 4 उत्तर है। आपको क्या सूटेबल लगता है? बड़े बड़े पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए, बड़ी बड़ी फाइलें बनाई, हमने बनाई। उनको क्या लेना है? ब्यूरोक्रेट्स को क्या लेना है? हमारे देश में ब्यूरोक्रेट वहां पे आता है, 2 साल रहता है, फिर अगले प्रमोशन पे चला जाता है। उसको क्या पड़ी है? पॉलिटिशियन आता है, कुछ जो भी करना है, पैसा खाना, ये वो सब करके 5 साल के बाद इलेक्शन में, उसको आपकी पड़ी नहीं है। उनका करियर ही ऐसा है, वो तो जाएगा वहां पे, कुछ करने की कोशिश करेगा, तब तक तो इलेक्शन लग जाता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी चलती है प्रमोशन में, और ये चलती है इलेक्शन में, पॉलिटिकल्स की। तो आपका काम करने के लिए आप ही को काम करना पड़ेगा, ये हमने जाना।
आज आपके पेंशन फंड में 10 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ केवल पेंशन फंड में ईपीएस 95। जो 7.5 करोड़ लोग अंशदान करते हैं, 1250 रुपए हर माह, उनका जमा होता है तकरीबन 1 लाख करोड़। और ये दोनों पर जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 1 लाख करोड़ तकरीबन, थोड़ा कम ज्यादा, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द मार्केट, बट उतना तो हो जाता है। तो इतना पैसा होने के बाद हमारी पूरी मांगे जो है वो 68,000 करोड़ में हर साल पूरी होती है। हमने गणित करके उनको बताया, वो भी 2-2 घंटे के मीटिंग में ये प्रूव किया है। ऐसा नहीं कि बता दिया और नारे लगाए, नो, हमने उनको बताया, समझाया कि ये ऐसा है सर, आप इसमें चेक करो कि गलती है तो सुधार देंगे। तो तभी वो सब लोग अभी मानने लगे हैं कि यस ये हो सकता है। और फिर उसको जल्दी करने के लिए हमने महाराष्ट्र में अपना लिवर लगा दिया है कि वहां से दबाव करेंगे तो ये उठेगा। अभी दिल्ली का ढक्कन हमने कुकर का बंद कर दिया। कुकर में हमको करानी है दाल डाली है, पानी डाला है, ऊपर का ढक्कन बंद कर दिया है। और अभी ये जो हम घूम रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, वो नीचे से आग लगा रहे हैं। जब आग लगेगी तो सरकार की सीटी बजेगी और आपकी दाल गलेगी।